उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव जतनपुर में दो भाई रहते थे, हरिराम और सुमित। दोनों एक ही मां के संतान थे, लेकिन स्वभाव में दिन रात का फर्क था। हरिराम बड़ा भाई था, तेज, चालाक, महत्वाकांक्षी और थोड़े लालची। उसे हमेशा जल्दी अमीर बनने की चाह रहती थी। सुमित छोटा भाई था, शांत, ईमानदार और मेहनती। वो अपने परिवार, खेत और गांव से गहरे जुड़े हुए थे। उनके पिता रामपाल जी गांव के सीधे साधे किसान थे। उन्होंने अपने खेत खलिहान और पुरखों की जमीन बड़ी मेहनत से संभाली थी, लेकिन दुर्भाग्यवश एक रात अचानक हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया। सुमित केवल 17 साल का था और हरिराम 23। रामपाल जी के गुजरने के बाद दोनों भाइयों के सामने जिम्मेदारियों का पहाड़ टूट पड़ा। उनकी मां सरला देवी हर रोज प्रार्थना करती थीं कि दोनों बेटे मिलकर काम करें और एक दूसरे का सहारा बने, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हरिराम ने तुरंत पिता की जमीन बेचने की बात उठाई। छोटे, क्यों ना पापा का जमीन को बेच दे ताकि अच्छा पैसा मिल सके। सुमित ने रोते हुए विरोध किया। हरिराम, इस मिट्टी में हमारे बचपन की यादें हैं, पिताजी की मेहनत है, हम इसे नहीं बेच सकते। पर हरिराम ने कहा, तू नहीं समझेगा छोटे, इस छोटे से खेत से क्या होगा। हम शहर चलें, मैं बिजनेस करूंगा, तुम्हें भी लगा दूंगा। गांव में रहेंगे तो गरीबी हमारा मुकद्दर बनेगी। सुमित का सिर झुका गया। मां के आंसू देखकर विरोध करना संभव नहीं था। हरिराम ने पिता की आधी जमीन बेच दी और शहर चला गया। सुमित गांव में रह गया और बचे हुए खेतों पर मेहनत करने लगा। उसने बैल जोते, फसल उगाई और मां का ख्याल रखा। सुमित के लिए मिट्टी सिर्फ जमीन नहीं थी, ये उसकी मां की ममता, पिता की सीख और बचपन की यादें थीं। एक दिन शाम को सरला देवी अपने बेटे सुमित के पास आए। बेटा, हरिराम जल्दी अमीर बनने की चाह में शहर चला गया। हमें देखो, अकेले नहीं रहना चाहिए। अपनी मेहनत से दोनों भाइयों का नाम रोशन करना। सुमित ने मां का हाथ थामते हुए कहा, माँ, चिंता मत करो, मैं आपकी सेवा और अपने खेत का ध्यान रखूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, हम हार नहीं मानेंगे। मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। शहर में हरिराम ने पिता की जमीन से व्यापार शुरू किया। शुरुआत में उसने खूब पैसा कमाया। पार्टियों, शोहरत, गाड़ियों और शहर की चमक दमक में वो पूरी तरह डूब गया। जब वो शहर से गांव लौटता तो दिखावे के लिए बड़े बड़े कपड़े पहनता, महंगे जूते पहनता और मोबाइल लहराता। सुमित की मेहनत का मजाक उड़ाता। अरे गवार, तू अभी भी उसी कीचड़ में घुटनों तक पड़ा है। देखो मेरी तरफ, मैं शहर में एसी में बैठता हूँ, चमचमाती गाड़ियों में घूमता हूँ, पार्टियों में जाता हूँ। तू अब भी वही पुरानी धोती, वही फटी बनियान, वही गोबर की गंध। सुमित बस मुस्कुरा देता। उसके लिए मिट्टी से लगाव कोई नहीं समझ सकता था। मां सरला देवी हर दिन अपने छोटे बेटे की मेहनत देखकर मुस्कुराती। बेटा, तुम्हारा कर्म ही तुम्हें ऊंचा उठाएगा। सुमित ने दिन रात मेहनत की। सुबह जल्दी उठता, खेत जोतता, फसल उगाता, गाय भैंस का दूध निकालता और शाम को घर लौटकर मां और पत्नी लाली की देखभाल करता। लाली भी मेहनत में पीछे नहीं थी। वो घर का सारा काम संभालती, खेत में मदद करती और सुमित का हौसला बढ़ाती। सुमित की मेहनत और ईमानदारी ने धीरे धीरे गांव में उसकी इज्जत बढ़ा दी। लोग कहते, सुमित का काम देखो, मेहनत और ईमानदारी का असली नगीना। शहर में हरिराम का व्यापार धीरे धीरे घाटे में जाने लगा। उसका एक पार्टनर धोखेबाज निकला। बैंक का कर्ज चुकता नहीं हुआ। पिंकी हर रोज नई डिमांड करती। नए गहने चाहिए, पार्लर जाना है, नई ड्रेस चाहिए। हरिराम हर दिन दुख और चिंता में डूबता। वो सोचता, कुछ तो अच्छा होगा, कुछ बिकेगा, कुछ आमदनी होगी। लेकिन शाम को घर लौटता तो पिंकी की डिमांडें उसके दिल में और भारी पड़ती थीं। एक दिन बैंक ने उसकी दुकान सील कर दी, कार नीलाम हो गई और घर बिक गया। अब हरिराम और पिंकी सड़क पर आ गए। सुमित और लाली ने हार नहीं मानी। सुमित ने अपनी छोटी बचत से गांव में एक और छोटा खेत का टुकड़ा खरीदा। उसने सोचा, हमारे पास मेहनत और ईमानदारी है, यही हमारी असली ताकत है। लाली रोज खेत में सुमित के साथ काम करती, गायों का दूध निकालती और घर का सारा काम संभालती। सूरज अभी उग रहा था। खेत में हल की खटखट और मिट्टी की खुशबू दोनों भाइयों के जीवन में अलग अलग संकेत ला रही थी। सुमित ने हल उठाया और बोला, आज हम पहले दिन से ज्यादा मेहनत करेंगे।
ये मिट्टी हमें हारने नहीं देगी। लाली मुस्कुराई। सुमित, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। चाहे कितनी भी कठिनाई आए, हम इसे पार करेंगे। गांव वाले धीरे धीरे सुमित की मेहनत और ईमानदारी को पहचानने लगे। लोग कहते, देखो भाई, सुमित का खेत और मेहनत, ईमानदारी और लगन की मिसाल। उधर शहर में हरिराम पूरी तरह से गिर चुका था। उसका व्यवसाय घाटे में जा चुका था। बैंक का कर्ज बढ़ता जा रहा था। पिंकी की मांगें और भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन पिंकी ने गुस्से में कहा, इतने सालों से मैं सब कुछ झेल रही हूँ, अब तो मुझे अच्छे गहने, नए कपड़े और पार्लर जाना। हरिराम हिम्मत जुटाकर बोला, पिंकी, अभी हमारी हालत ऐसी नहीं है। सब्र करो, जल्द ही सब कुछ ठीक होगा। लेकिन पिंकी समझती नहीं थी। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। मैं शहर की बेटी हूँ। मेरे पिता ने मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी की हैं। मुझे ये सब चाहिए, वरना मैं खुश नहीं रह सकती। हरिराम का दिल टूट गया। उसे एहसास हुआ कि शहर की चमक दमक और दिखावा असली जीवन की कठिनाई के सामने टिक नहीं पा रहे। सुमित ने मेहनत जारी रखी। उसने नई फसल के बीज खरीदे, खेत की मिट्टी को उपजाऊ बनाया और गाय भैंस से दूध निकाला। गांव में लोग उसकी तारीफ करने लगे। सुमित का धैर्य और ईमानदारी आज गांव में सबके लिए उदाहरण बन गई। सुमित ने लोगों को हमेशा यही कहा, मेहनत और ईमानदारी से बड़ा कोई धन नहीं है। जो दूसरों को धोखा देता है, समय उसे जरूर सिखाता है। लाली ने सुमित को सहारा देते हुए कहा, सुमित, तुम्हारा मन बड़ा है। यही हमारी असली अमीरी है। हमारे पास प्यार, मेहनत और सम्मान है। बाकी सब छोटी बातें हैं। शहर में हरिराम अब मजबूर हो गया था। उसका नाम और बदनामी हर जगह फैली थी। कई लोग उसे काम देने से डरते थे। कभी मजदूरी करता, कभी भूखा सोता। उसकी पत्नी पिंकी अब उसी मिट्टी पर बैठकर रोती थी, जिसे वो कभी नापसंद करती थी। हरिराम ने महसूस किया कि घमंड और लालच ने उसे सब कुछ छीन लिया। एक रात हरिराम ने सोते हुए कहा, क्यों? मैं इतना सब कुछ चाहता था, लेकिन अब सब खत्म हो गया। सुमित मेरा छोटा भाई अब हर चीज में मुझसे आगे है। मेरा गर्व, मेरा पैसा, सब कुछ अब उसकी मेहनत के सामने फीका पड़ गया। गांव में सुमित की मेहनत रंग लाई। उसने अपनी मेहनत से जमीन का एक और टुकड़ा खरीदा, फसलें अच्छी हुई और गाय भैंस का दूध बढ़ गया। लाली हर दिन सुमित के साथ खेत में काम करती और घर का सारा काम संभालती। एक दिन सुमित ने गांव के बच्चों को पढ़ाई में मदद करते हुए कहा, बच्चों, मेहनत और ईमानदारी का फल हमेशा मिलता है। किसी भी परिस्थिति में हार मत मानना। जो लोग दूसरों को धोखा देते हैं, उनका समय खुद उन्हें सिखाता है। गांव वाले खुश थे। उन्होंने देखा कि मेहनत और ईमानदारी वाले व्यक्ति की असली इज्जत होती है। एक दिन हरिराम गांव आया। उसने देखा कि सुमित अब गांव में सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया था। उसकी आंखों में जलन थी। उसने सोचा, क्यों? मैं पहले आगे था, कैसे ये गवार मुझसे आगे निकल गया? ये देखकर हरिराम के मन में जलन पैदा हुई। उसे लगा, जिसे मैं कभी कुछ नहीं समझता था, वही आज मुझसे आगे निकल गया। लेकिन उसी पल उसे अपनी सच्चाई भी याद आने लगी। उसे समझ आया कि सुमित की तरक्की किसी की मेहरबानी से नहीं, बल्कि उसकी ईमानदारी और मेहनत से हुई है। और उसकी अपनी हालत, वो उसकी ही बेईमानी, लालच और घमंड का नतीजा थी। तभी गांव के कुछ लोगों ने हरिराम को पहचान लिया। पुरानी बातों की चर्चा होने लगी। सबने मिलकर तय किया कि अब इस मामले का फैसला होना चाहिए। इसलिए पंचायत बुलाई गई। पंचायत में दलाल मक्खन लाल ने सबके सामने सच कबूल किया। उसने साफ कहा कि वसीयत नकली थी और हरिराम ने ही पैसे देकर उसे बनवाया था। अब हरिराम के पास कहने को कुछ नहीं बचा। उसका झूठ सबके सामने आ चुका था। पंचों ने फैसला सुनाया। सुमित को उसकी जमीन और मकान तुरंत लौटाए जाएं। हरिराम को गांव से बाहर किया जाए और मक्खन लाल को कड़ी चेतावनी दी जाए। हरिराम को पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। सुमित ने अपने घर और जमीन को वापस पाया, लेकिन उसका दिल अभी भी करुणा और दया से भरा था। हे ईश्वर, मेरे भाई को सही रास्ता दिखा। उन्हें ईमानदारी और मेहनत का महत्व समझा। लाली ने कहा, सुमित, तुम्हारा मन बड़ा है। यही हमारी असली अमीरी है। सुमित ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ लाली, मेहनत और ईमानदारी ही असली धन है। जो दूसरों को धोखा देता है, समय उसे धोता है। जो सहन करता और मेहनत करता है, वो समय के ताज पर राज करता है।
गांव में अब सुमित का नाम हर किसी की जुबान पर था। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे गांव का आदर्श व्यक्ति बना दिया था। सुमित ने न केवल अपने खेतों को उपजाऊ बनाया, बल्कि गांव के लोगों की मदद भी करना शुरू किया। सुमित ने अपने भाई के लिए कहा, हरिराम, अब मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, केवल यही कि तुम अपने कर्मों का महत्व समझो और सही रास्ते पर चलो। हरिराम की आंखें भर आईं। उसने पहली बार सिर झुकाया। सुमित, मैं अपनी गलतियों के लिए माफी चाहता हूं। अब मैं समझ गया हूं कि असली अमीरी मेहनत और ईमानदारी में है। सुमित ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा, अब चलो हम सब मिलकर नया जीवन शुरू करते हैं। सुमित ने अपने खेतों और घर को फिर से व्यवस्थित किया। उसने गांव में कई लोगों की मदद की, कर्ज माफ किया, जरूरतमंदों को रोजगार दिया और बच्चों की पढ़ाई में सहयोग किया। लाली ने सुमित को सहारा देते हुए कहा, सुमित, तुम्हारा मन बड़ा है, यही हमारी असली अमीरी है। समय ने सबक सिखा दिया है, जो दूसरों को धोखा देता है, समय उसे धोता है। जो मेहनत करता है और सहन करता है, वो समय के ताज पर राज करता है। सुमित ने सिर हिलाया। हाँ लाली, यही असली अमीरी है। जो दूसरों के लिए खड़ा होता है, वही सच्चा अमीर है। गांव में अब ईमानदारी और मेहनत की मिसाल सुमित बन गई। लोग कहते, सुमित का उदाहरण हमें दिखाता है कि संघर्ष और धैर्य से सब कुछ पाया जा सकता है। हरिराम शहर और गांव में वो अपने अपराधों और लालच के लिए बदनाम था, लेकिन उसका सबसे बड़ा सबक ये था, घमंड और लालच से किसी का फायदा नहीं होता। समय हमेशा सिखाता है। हरिराम ने महसूस किया, जो सहन करता है, मेहनत करता है और दूसरों के लिए जीता है, वही असली अमीर होता है। सूरज की पहली किरणें खेतों पर पड़ रही थीं। ओस की बूंदें मिट्टी को चूम रही थीं। उसी खेत में आज दो परछाइयां साथ साथ चल रही थीं, सुमित और हरिराम। कभी यही खेत दोनों भाइयों के बीच लड़ाई और घमंड की वजह बना था। आज वही खेत मेल मिलाप और नई शुरुआत का गवाह बन रहा था। दोनों भाइयों की नई शुरुआत। हरिराम के हाथ में हल था। पसीना माथे से बह रहा था, लेकिन चेहरे पर कोई शिकन नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। हरिराम ने हल चलाते हुए कहा, छोटे, आज पहली बार लग रहा है कि मैं सही जगह पर हूं। पहले पैसे के पीछे भागता था, आज मेहनत के पीछे चल रहा हूं। सुमित मुस्कुराया। हरिराम, मेहनत कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाती। बस समय पर समझ आ जाए, वही काफी है। लाली और पिंकी खेत के किनारे खड़ी थीं। लाली की आंखों में संतोष था और पिंकी की आंखों में शर्म के साथ साथ नई उम्मीद। शुरुआत में गांव वाले हरिराम को शक की नजर से देखते थे। उसका नाम अभी भी बदनामी से जुड़ा था, लेकिन दिन बीतते गए। हरिराम सबसे पहले खेत पहुंचता, सबसे आखिर में घर लौटता। किसी से बहस नहीं, किसी से झूठ नहीं। एक दिन गांव के बूढ़े रामधनी काका बोले, गलती हर कोई करता है, पर जो उसे सुधार ले वही बड़ा इंसान होता है। धीरे धीरे गांव में बातें बदलने लगी। हरिराम अब वैसा नहीं रहा। अब दोनों भाई एक जैसे मेहनती हैं। सुमित ने भाई को नहीं छोड़ा, यही उसकी सबसे बड़ी जीत है। एक सुबह पंचायत के बाहर गांव के लोग इकट्ठा थे। इस बार कोई झगड़ा नहीं, कोई आरोप नहीं। पंचायत के मुखिया ने कहा, आज हम यह मानते हैं कि हरिराम ने अपने कर्मों से साबित कर दिया है कि इंसान गिर सकता है, पर उठ भी सकता है। गांव वालों ने एक स्वर में कहा, अब गांव में सुमित और हरिराम दोनों का नाम इज्जत से लिया जाए। हरिराम की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, छोटे, अगर तुम मुझे नहीं संभालते तो आज मैं कहीं का नहीं रहता। सुमित ने उसे उठाकर गले लगा लिया। भाई हो तुम मेरे, गिरना पाप नहीं, उठकर चलना ही असली धर्म है। दोनों भाइयों ने मिलकर खेती को और बढ़ाया। नई फसलें, नई तकनीक और गांव के युवाओं को काम। अब खेत सिर्फ उनका नहीं था, गांव की रोजी रोटी बन गया था। लाली ने एक दिन कहा, देखो सुमित, जब दिल साफ होता है तो जमीन भी सोना उगलती है। पिंकी ने भी सिर झुकाकर कहा, मैंने घमंड में बहुत कुछ खोया, आज मेहनत की कीमत समझ आई है। शाम को दोनों भाई खेत के मेड़ पर बैठे थे। सूरज ढल रहा था। हरिराम ने कहा, छोटे, आज अगर मेरा नाम फिर से जिंदा हुआ है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। सुमित ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, नहीं हरिराम, तुम्हारे बदले हुए कर्मों की वजह से। नाम कर्मों से बनता है और कर्म मेहनत से। दोनों भाइयों के बीच अब कोई दीवार नहीं थी, सिर्फ मिट्टी, पसीना और भरोसा।
गांव में अब कहा जाने लगा, अगर असली अमीरी देखनी हो तो सुमित और हरिराम को देखो, जो गिरकर भी साथ उठे और मेहनत से अपना नाम फिर से लिख दिया। अचानक आया संकट। एक सुबह गांव में हलचल मच गई। खबर फैली कि सरकारी सड़क और नहर योजना आने वाली है। जो जमीन सड़क और नहर के बीच आएगी उसे सरकार कम दामों में ले लेगी। गांव के लोग डर गए। हमारी खेती का क्या होगा? घर टूट गए तो? कागज सही नहीं हुए तो जमीन चली जाएगी। इसी डर के बीच गांव में एक नया आदमी आया, सेठ भवानीलाल। सेठ भवानीलाल की चाल, सेठ भवानीलाल मीठी बातों वाला, पर नजरें जमीन पर। उसने गांव में घोषणा की, सरकार वैसे भी जमीन ले लेगी, अच्छा है मुझे अभी बेच दो, मैं पूरा पैसा दे दूंगा। कुछ लोग लालच में आ गए, कुछ डर गए। सेठ ने सबसे पहले हरिराम से संपर्क किया। तुम्हारा नाम पहले ही खराब रहा है, अगर मेरे साथ हो गए तो पैसा भी मिलेगा और इज्जत भी। हरिराम के सामने वही पुराना रास्ता खड़ा था, लालच। हरिराम की अग्नि परीक्षा। रात भर हरिराम सो नहीं पाया। पुराना हरिराम उसे खींच रहा था, लेकिन सुबह होते ही वो सीधे सुमित के पास गया। छोटे, सेठ भवानीलाल गांव को बेच रहा है, मैं फिर वही गलती नहीं करना चाहता। सुमित ने कंधे पर हाथ रखा। यही असली जीत है हरिराम, गलत रास्ता पहचान लेना ही सुधार है। सुमित ने पूरे गांव की पंचायत बुलवाई। सेठ भवानीलाल भी आया, चालाक मुस्कान के साथ। सुमित बोला, ये योजना हमारे लिए खतरा नहीं, अगर हम एकजुट रहें। सरकार से सही मुआवजा और नहर का फायदा लिया जा सकता है। सेठ चिल्लाया, ये झूठ है, ये तुम्हें नेता बनना है। तभी हरिराम आगे आया। सेठ, मैंने लालच देखा है, उसका अंजाम भी देखा है। इस गांव को अब कोई नहीं बेचेगा। गांव सन रह गया। सुमित ने सरकारी कागज दिखाए, एक शिक्षक और वकील भी बुलाए गए। सच सामने आया, सेठ गांव की जमीन औने पौने दाम में लेकर बड़ा मुनाफा कमाने वाला था। गांव वालों की आंखें खुल गईं। हम नहीं बेचेंगे, हम मिलकर लड़ेंगे। सेठ भाग खड़ा हुआ। गांव बचा, इज्जत बढ़ी। सरकार से बातचीत हुई, सड़क और नहर दोनों बने, लेकिन गांव उजड़ा नहीं, उल्टा सिंचाई बढ़ी, फसल बढ़ी, रोजगार बढ़ा। सरकारी अधिकारी बोले, ऐसा एकजुट गांव हमने कम देखा है। शाम को गांव के चौपाल पर दीप जले थे। सुमित और हरिराम साथ बैठे थे। हरिराम बोला, आज अगर मैं डगमगाया नहीं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने मेहनत का स्वाद चख लिया। सुमित मुस्कुराया। और गांव इसलिए जीता क्योंकि उसने लालच को नहीं चुना। गांव में अब कहा जाने लगा, ये गांव सिर्फ खेतों से नहीं, इंसानों के चरित्र से खड़ा है। गांव में अब शांति थी। नहर में पानी लहराता था, खेतों में हरियाली फैल चुकी थी और चौपाल पर बैठी बुजुर्ग आंखें संतोष से भरी रहती थी। लेकिन कहते हैं न, बीता हुआ लालच आदमी का पीछा नहीं छोड़ता। एक दोपहर गांव की सड़क पर धूल उड़ाती हुई एक पुरानी कार आकर रुकी। लोगों ने देखा, सफेद कपड़ों में झुकी हुई पीठ, कमजोर कदम और चेहरा पहले जैसा तेज नहीं बल्कि थका हुआ। वो कोई और नहीं, सेठ भवानीलाल था। गांव में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। वही ठग सेठ, अब क्यों आया? फिर कोई चाल तो नहीं? सेठ ने किसी की ओर आंख उठाकर नहीं देखा, सीधे चौपाल की ओर बढ़ गया। सेठ का बदला हुआ रूप चौपाल पर सुमित और हरिराम बैठे थे। सेठ उनके सामने पहुंचा और सबके सामने धीरे से हाथ जोड़ लिए। पूरा गांव सन रह गया। सेठ भवानीलाल, जो कभी सिर झुकाना नहीं जानता था, आज जमीन की ओर देख रहा था। उसकी आवाज कांप रही थी। सुमित जी, हरिराम और मेरे गांव वालों। उसने गहरी सांस ली। मैं माफी मांगने आया हूं। ये शब्द सुनते ही कई लोगों के चेहरे सख्त हो गए। कुछ बोले, अब माफी से क्या होगा? हमारा भरोसा तोड़ चुका है ये। सेठ ने हाथ जोड़कर कहा, जानता हूं, मेरी माफी से मेरा गुनाह छोटा नहीं होगा। उसकी आंखें भर आईं। सेठ बैठ गया, जैसे वर्षों का बोझ था। जब मैं यहां से भागा था तो मुझे लगा था मैं हार गया, पर असली हार तब शुरू हुई। उसने सबको बताया, जिस जमीन के सौदों में वो मुनाफा कमाना चाहता था, वहीं दूसरे शहर में उसे धोखा मिला। उसके अपने साझेदार उसकी संपत्ति लेकर भाग गए। केस चले, इज्जत गई, परिवार छूट गया। मैंने जो बोया था वही काटा। सेठ ने कहा,
रातों को नींद नहीं आती थी। एक ही चेहरा सामने आता, इस गांव का, जहां लोग गरीब थे पर ईमानदार थे, और मैं वहां जहर घोलने आया था। उसने कांपते हाथों से अपनी जेब से कागज निकाले। ये कागज मेरी तरफ से इस गांव के नाम है। जो मुनाफा मैंने पहले गलत तरीकों से कमाया, उसका बड़ा हिस्सा मैं गांव के स्कूल, अस्पताल और सिंचाई व्यवस्था के लिए देना चाहता हूं। गांव में सन्नाटा छा गया। किसी ने कहा, अब भरोसा कैसे करें? सुमित धीरे से खड़ा हुआ। उसकी आवाज शांत थी पर गहरी। सेठ, माफी मांगना आसान नहीं होता, पर माफी मिलना उससे भी कठिन। उसने गांव की ओर देखा। ये गांव बदले से नहीं, सुधार से आगे बढ़ा है। सबकी नजरें हरिराम पर थीं। वही हरिराम जिसे सेठ ने सबसे पहले फुसलाया था। हरिराम उठा, कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, सेठ, मैं भी कभी आप जैसा था। अगर मुझे दूसरा मौका मिला तो आपको भी मिलना चाहिए। गांव में हलचल हुई। पंचायत का निर्णय। पंचायत बैठी, लंबी चर्चा हुई। अंत में फैसला आया। सेठ का पैसा गांव के काम में लगेगा, पर सेठ का कोई अधिकार नहीं होगा और वह गांव में केवल सेवक बनकर रहेगा, मालिक नहीं। सेठ ने तुरंत सिर झुका दिया। मंजूर है। सुमित और हरिराम पास आए। सेठ ने कहा, आज अगर चैन से सांस ले पा रहा हूं तो इसलिए कि आप लोगों ने मुझे इंसान बने रहने दिया। गांव में अब कहा जाने लगा, ये गांव लालच से टूटा नहीं और माफी से झुका नहीं, बल्कि